नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। आगरा में निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटा है जिला प्रशासन। जिले में पहले चरण में होना है चुनाव। अमरोहा में फलों के गोदाम में लगी भीषण आग। धू धू करकट जले फलों के गोदाम, हुए राख। अज्ञात कारणों के चलते लगी थी आग। महोबा में अवैध असलों का प्रदर्शन करते हुए स्टेट शेटर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई थाना पनवाड़ी पुलिस। मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट पहुंचकर संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी के माध्यम से पीएम को सौंपा गया ज्ञापन। डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर आधम का हाथी। सीसीटीवी में कैद हुई गजराज की चहलकदमी। आजमगढ़ में पैसे के लेन देन मामले में दारोगा पर मुकदमा दर्ज। थाने में हुए गिरफ्तार। कप्तानगंज थाने में तैनात था दारोगा। रामनगर पुलिस ने किया है 25,000 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार। करीब 1 साल से फरार चल रहा था आरोपी। कुशीनगर का स्वास्थ्य महकमा का अजीब कारनामा आया सामने। स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ एटीएम मशीन का 2-2 बार कराया उद्घाटन। अलीगढ़ में खाने के पैसों को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजीपुर पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दिया बड़ा बयान। कहा, सरकार के इशारे पर फर्जी मुकदमे के सिलसिले में आए गाजीपुर। आजमगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े युवक को सिर में गोली मारी। इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। फर्रुखाबाद के थाना जहानगंज क्षेत्र के एचडी लाइन की चिंगारी से गेहूं के खेत में लगी आग। कई बीघा जलकर गेहूं की फसल खाक हो गई। बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने की बड़ी कार्रवाई। शराब पीकर हंगामा करने वाले सिपाही को तुरंत किया सस्पेंड। मिर्जापुर में बीजेपी के महिला मोर्चा पूर्वी संगठन के कार्यकर्ताओं ने बरिया घाट पर स्नेह भोज का कार्यक्रम आयोजित किया। दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामपुर के थानागंज क्षेत्र में बिलासपुर गेट पर घर में गैस का सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप। मकान हुआ ध्वस्त। 9 लोग गंभीर रूप से घायल। मिर्जापुर के अहरोरा नगर में मचा हड़कंप। चलती बाइक बनी आग का गोला। युवक ने बाइक से कूदकर बचाई जान। सुल्तानपुर में लखनऊ वाराणसी राजमार्ग से सटे किसान के खेत में लगी आग। 10 बीघे से ज्यादा गेहूं जलकर खाक। शराबस्ती में अवैध जिला अस्पताल में दुकान चला रहे दबंगों ने आशा कार्यकर्ता के साथ जमकर की मारपीट। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। आरएलडी नेता जयंत चौधरी की डिग्री डिबेट बयान पर अमीक जमाई ने इसका समर्थन दिया है। अमीक ने कहा है कि सरकार विपक्ष का सामना नहीं कर सकती, इसीलिए संसद में जेपीसी के गठन से बच रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में डिग्रियां दिखाने का फैशन सा चल रहा है। अमीक जमाई ने दिल्ली के तख्त पर बैठे शहंशाह किसान बिल, एमएसपी, जातिगत जनगणना, आरक्षण, बेरोजगारी, गरीबी, कॉर्पोरेट लूट जैसे अहम मुद्दों पर वो फंस गए हैं। पूरे देश में लोगों को आज डिग्री का दिखाने का और देखने का बहुत शौक है। वो तब शौक है जब इस मुल्क में एक बड़ी आबादी आज भी शिक्षा से वंचित है। हमारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बेटियां +2 के बाद ड्रॉप आउट हो जाती हैं। तो हमारा ये कहना है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने इस देश में सारे विपक्ष के साथ मिलकर इस मुल्क की दौलत पर जो लूट था, आरक्षण पे जो हमला था, संविधान पे जो हमला था, पूरे संसद में पिछली सदन में समाजवादी पार्टी का सामना भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी। सारस की मोहब्बत ज्यादा या फिर आजम खान की सदस्यता? एआईएम प्रमुख असीम वकार ने अखिलेश यादव पर यह तंज कसा है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं असीम वकार। उन्होंने तंज कसते हुए यह कहा कि अखिलेश यादव ने सारस को जितना महत्व दिया, अगर उसका 10% भी आजम खान को महत्व दिया होता तो आजम खान की सदस्यता बच जाती। आज फिर अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर और फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दी सारस को रिहाई के लिए, सारस की रिहाई के लिए, और एक बहुत बढ़िया शेर भी लिख दिया। मैं तो देख रहा हूँ इधर लगभग 45 दिन में करीब 25-30 बार ट्विटर और फेसबुक पर अखिलेश यादव जी ने सारस की मोहब्बत में और सारस की रिहाई के लिए अपने ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से पोस्ट की हैं और सरकार पे दबाव बनाया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सारस से जितनी मोहब्बत अखिलेश जी को हो गई है, जितनी मोहब्बत सारस से दिखा रहे हैं, अगर इतनी मोहब्बत जनाब आजम खान साहब से दिखाई होती
तो आज आजम खान साहब और उनके परिवार की जो दुर्दशा हुई है वो दुर्दशा न हुई होती। माफिया मुख्तार अंसारी पर भी कानूनी का शिकंजा जो है कसना वो शुरू हो गया है और इसी कड़ी में सोमवार को मुख्तार को एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उसके बेटे अब्बास अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि कागजी कार्रवाई पूरी न होने की वजह से कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है। सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है। अब इस मामले में सुनवाई जो है 19 अप्रैल को होगी। और आपको बता दें, मुख्तार के खिलाफ मार्च 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस ये दर्ज किया था। और कानपुर नगर निगम के शिक्षा विभाग में बड़े भ्रष्टाचार का उजागर यह हुआ है। शिक्षा विभाग में नियुक्त कई ऐसे शिक्षकों के नाम सामने आए हैं जो फर्जी मार्कशीट पर नौकरी कर रहे हैं। चयन समिति और लोकायुक्त के अयोग्य घोषित करने के बाद भी अपर नगर आयुक्त ने इन सभी शिक्षकों को अस्थायी करने की कोशिश की। कानपुर में एक आरटीआई ने नगर निगम के शिक्षा विभाग में हुए भ्रष्टाचार की पोल को खोल कर रख दिया है। आज हमारे बीच में है आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष मिश्रा जी, जिन्होंने नगर निगम और शिक्षा विभाग में कई गड़बड़ियां उजागर की हैं। आशीष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या है सारे प्रकरण। कानपुर नगर निगम में शिक्षा विभाग में कई मामले खुले हैं, जिसमें कि प्रधानाचार्य से लेकर टीचरों तक की नियुक्ति गलत पाई गई है। कई ऐसे टीचर्स मिले हैं जो अयोग्य हैं लेकिन फर्जी मार्कशीट्स पे नौकरी कर रहे हैं। सबसे बड़ा मामला आया है अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता द्वारा। इन्होंने उन 10 टीचरों का स्थायीकरण करने का प्रयास किया जिनको लोकायुक्त ने 2001 में और चयन समिति 2020 में इनकी नियुक्ति को गलत माना था और स्थायीकरण करने के लिए मना किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि चयन समिति में खुद भी मेंबर थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इन 10 टीचरों के स्थायीकरण करने का प्रयास किया। आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये मामले खुले कैसे। शिक्षा विभाग की गड़बड़ियों के मामले में कुछ जानकारी मिली थी जिस पे हमने आरटीआई लगाई। आरटीआई लगते ही काफ़ी चीज़ें खुलना शुरू हो गई। डीपीएस कॉलेज, जो नगर निगम का डीपीएस कॉलेज नवाबगंज है, उसमें 60 टीचर्स ऐसे मिले हैं जिनकी नियुक्तियां अयोग्यता साबित हो रही है और जो आरटीआई में भी लिख के आ गया है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कई ऐसे टीचर्स की नियुक्ति कर ली गई है जिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट ही नहीं है वहाँ पर, लेकिन टीचर्स वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। इनकी नियुक्तियाँ भी दिखाई जाती हैं 1 साल पुरानी, लेकिन जबकि कई अभिलेख ऐसे मिले हैं जिससे इनकी नियुक्तियाँ 2014 या 2011 से साबित होती हैं। आपने एक आरटीआई लगाई है और भी मामले जानने के अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता के बारे में, वो सब मामले क्या है। अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता की नियुक्ति जो है वो मृतक आश्रित के रूप में हुई है, लेकिन एज पर लॉ या मानक ये कहता है कि किसी की भी मृतक आश्रित में नौकरी अपर नगर आयुक्त के रूप में नहीं लग सकती है। इनकी नौकरी किस तरह से लगी और इनकी शैक्षिक योग्यता क्या थी, इस पर जो आरटीआई लगे उसका जवाब देने से मना कर दिया गया है। जिस हिसाब से रोज फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मामले कितने बड़े हो सकते हैं। जितना अभी पकड़ में आया है उसमें ये तो समझ में आ गया है कि आउटसोर्सिंग में जितने भी टीचर्स रखे गए हैं वो ज़्यादातर फर्जी रूप से रखे गए हैं और उनकी हर साल उनका रिन्यूअल कर दिया जाता है और उनके फर्जी मार्कशीट हैं, सारे पेपर्स फर्जी हैं, लेकिन सब के सब नौकरी कर रहे हैं। इससे आप शिक्षा का स्तर सोच लीजिए क्या होगा। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस पावर नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये अधिकारी वो छवि धूमिल कर रहे हैं सरकार की। पूरी तरह से छवि धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने शिकायत यहाँ जो IGRS पोर्टल है मुख्यमंत्री का, उसमें फर्जी आख्या लगाई जाती है, उसका कोई सिर पैर नहीं होता। शिकायत लिखित तौर पे मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाली गई है, लिखित तौर पे भी भेजी गई है, AK शर्मा जी को भी भेजी गई है और नेहा शर्मा जी को भी भेजी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब चिट्ठी तैयार कर रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री जी के लिए, उनको सारा उल्लेख करते हुए सारे अभिलेख भेजूंगा। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इन अधिकारियों का मूक समर्थन प्राप्त है अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता जी को। 100% है। इसी वजह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अब तक। इनके कई और मामले मिले हैं, लेकिन किसी भी मामले में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। शिक्षा विभाग और नगर निगम में इतने भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने के बाद भी कार्यवाही न होना एक ये जांच का विषय है। आवश्यकता है कि इन सभी विषयों पर इन भ्रष्ट ऑफिसर्स के ऊपर जांच की जाए तथा मामलों का खुलासा किया जाए। कैमरा पर्सन हनुमान सिंह के साथ आरती त्रिपाठी, जनता टीवी, कानपुर। और वही विश्वविख्यात ड्रम वादक शिवमणि ने अपनी उंगलियों का जादू गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में यह दिखाया है। शिवमणि के ड्रम को तालियों से खूब वाहवाही मिली है। शिवमणि ने गंगा सेवा निधि का आभार भी जताया।
और वहीं लखनऊ में पशुपालन के क्षेत्र में दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने लोगों को गोकुल पुरस्कार और नंद बाबा पुरस्कार ये बांटा है। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि मैं गोकुल पुरस्कार और नंद बाबा पुरस्कार देकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और हम गाय और भैंस के दूध को बढ़ाने की योजना पर लगातार काम भी कर रहे हैं। पुरस्कार एक विधा होती है और उसका एक स्थान होता है। जब भारतीय संस्कृति में ग्रामीण परिवेश में जब कोई नई बहू घर में आती है शादी होकर, तो पुरानी माताएं उसको आशीर्वाद देती है। जब वो चरण स्पर्श करती है, दूधो नहाओ पूतो फलो, ये हमारी प्राचीन सभ्यता का एक स्लोगन ही नहीं, आशीर्वाद। अब दूध कई बार चैलेंज आता है कि हम मां का दूध नहीं ले जाएंगे, कई बार चैलेंज आता है और दूध तो दूध होता है, उसका एक स्थान होता है। कभी गर्व से कहते हैं कि मैंने मां का दूध पिया है। तो आज ऐसे दूध क्षेत्र में काम करने वाले पशुपालक किसान मित्रों का, बंधुओं का, बहनों का मैं विभाग की ओर से बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस कमेटी ने अपनी चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस यूपी के 17 नगर निगमों और 199 नगर पालिका परिषदों और 544 नगर पंचायतों सहित सभी वार्डों में जिताऊ और मजबूत प्रत्याशी उतारेगी, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में लगातार बैठकें भी चल रही हैं, प्रभारियों की नियुक्तियां हो रही हैं। इन सब मुद्दों को लेकर ब्रजलाल खाबरी ने जनता टीवी से खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हैं और जो है नगर निकाय चुनाव का उद्घोष हो चुका है, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी। और अब खाबरी जी बताएं कांग्रेस की क्या रोल? कांग्रेस पूरी तैयारी में है जी और पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत सभी जगह चुनाव लड़ेंगी और एक ऐसे रिजल्ट देगी जो देखने लायक होंगे, चौंकाने वाले होंगे। दूसरा क्या है, प्रत्याशी का चयन अब शुरू हो गया है? हाँ, प्रक्रिया बहुत दिन से चालू है और आज शाम को हमारी एक कोर कमेटी की बैठक है। कल से नाम भी उजागर होने लगेंगे। अच्छा, ये एक बात चल रही है कि 5 प्रस्ताव महापौर के जो है आप नाम फाइनल कर चुके हैं, क्या सही है? नहीं, फाइनल नहीं है अभी तो। जो हमारी कमेटी है, प्रांतीय कमेटी है, प्रदेश की कमेटी है, इन सब ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने नाम जुटाना शुरू किए हैं। इन सबको कंपाइल करके एक बैठक होगी और बैठक के बाद उस पर निर्णय करेंगे। कि पिछले चुनाव की जो गलतियां थी उससे कोई सबक लेगी कांग्रेस इस बार? पिछले बार क्या गलतियां हुई, क्या आगे सबक लेना है, ये तो हमेशा राजनीति में होता ही रहता है। जहाँ गलती होती है उसको सुधारते हैं और राजनीति में क्या हर क्षेत्र में होता है, गलती सुधार का रास्ता है, आगे सुधारा जाता है और सुधर जाता है तो उसके रिजल्ट आते हैं और इसे करने में कोई बुराई नहीं है। जहाँ गलती हुई है उसमें सुधार करेंगे। एक कांग्रेस का खाबरी ये भी आरोप है कि जो प्रत्याशी चयन किए गए, मतलब जो सीटें घोषणा की गई ओबीसी और एससी, तो क्या इसमें कुछ गड़बड़ी की उम्मीद आपको कर रहे हैं? लगातार आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना रवैया है। झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित करके गलत को 100 बार बोलेंगे तो सही जैसा नज़र आने लगा, ये उनका एक फार्मूला है। आज भी उन्होंने जो ओबीसी के आरक्षण को कोर्ट ने बोला था कि इसको आप करके और 4 दिन के अंदर
पोर्टल पे डाल करके प्रदेश की जनता को दिखाएं कि हमने ये काम किया है। तो जब हमने उसका एनालिसिस किया है तो बैकवर्ड का रिजर्वेशन 27.5% है, वो भी 20 और 21 के बीच में आके लटक गया। शेड्यूल कास्ट का SC ST का जो आरक्षण है 21% और 4%, 2%, 21 और 2, ST का 2% है और 21% शेड्यूल कास्ट का है। इसको भी उन्होंने उठा करके 14 और 15 पे ला दिया। तो ये किसके साथी हैं? OBC के हैं, SC ST के हैं, किसके साथी हैं? और दिखाएंगे इतना बड़ा कि नहीं मैंने OBC के लिए ये कर दिया, SC के लिए ये कर दिया, मैंने इनको ये दे दिया, उनको वो दे दिया। लेकिन जब रिकॉर्ड में आके देखते हैं तो 27 की जगह तुम 22 दे रहे और 21 की जगह आप 15 दे रहे हो। तो ये बिल्कुल दोषपूर्ण प्रक्रिया है। थैंक यू। तो ये थे ब्रजलाल खाबड़ी जी, जिनका कहना है कि OBC और SC के आरक्षण की सीटों में जो है भाजपा ने गड़बड़ी की है। जो उनकी संख्या जितनी होनी चाहिए उतने % उन्हें नहीं दिया गया है। आज जब सूची सामने आई है तो उसके एनालिसिस करने पे बात सामने आई है। इसके अलावा अब कांग्रेस अपने चुनाव के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और वो क्षेत्र में जा करके अपने जो है कैंडिडेट्स भी तय कर रही है और जल्द ही इनकी सूची कांग्रेस जारी करेगी। कैमरामैन आसिफ कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। और में हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी ने महिला रामलीला में हिस्सा लिया है। और आपको बता दें कि इसके साथ ही सीएम योगी ने रामलीला में अभिनय कर रहे पात्रों की सीएम ने आरती भी उतारी। वहीं इस आयोजन को लेकर उन्होंने बधाई भी दी है। माफ करना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस रामलीला में हिस्सा लिया है। महिलाओं के द्वारा इस रामलीला का आयोजन ये किया गया था, जिसमें उन्होंने आरती भी उतारी है और जो कलाकार हैं उनसे बातचीत भी की है। ये बहुत सौभाग्य की बात होती है जिसको लीला का मंचन देखने का सौभाग्य मिलता है। भाग्य से ये लीला मंचन देखते हैं और ये महासौभाग्य होता है जो लोग रामलीला का मंचन करते हैं और रामलीला के मंचन में भाग लेते हैं। उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा होती है। और वैसे मैं सच बताऊं तो देखिए आप, ये हल्द्वानी की जो आबादी है वो आबादी कई लाखों की है, लेकिन इस मंचन को करने के लिए, देखने के लिए हजारों लोग यहाँ पहुंच पा रहे हैं। तो आप ये तय मानिए कि जितने भी लोग, एक एक व्यक्ति जो यहाँ पहुंचा है, एक एक माता बहन यहाँ पहुंची है, एक एक हमारे बड़े बुजुर्ग पहुंचे हैं, हमारे बच्चे पहुंचे हैं, उन सब पर भगवान की, राम की असीम कृपा है, इसलिए वो लोग इस मंचन के स्तर पर हैं। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने काठ गोदाम स्थित सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की है, जिसमें विधायक सहित जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनता से उनके फीडबैक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर सीएम आज फिर से सख्त दिखे हैं। उन्होंने बैठक में वन विभाग के अधिकारियों को कहा है कि वन भूमि पर जो अवैध कब्जे हैं और लैंड जिहाद का या फिर मजार के रूप में जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसके लिए वन विभाग और प्रशासन को उन सभी कब्जों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ये विकास से संबंधित है और सभी प्रकार की समीक्षाएं हैं कि हम लोगों को कौन कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करना है, किस किस दिशा में कितना काम करना है, और जो जनता से फीडबैक हैं उनके संबंध में कुछ अधिकारीगणों से और सबसे चर्चा करने के बाद सभी का समाधान भी निकालना है। और कुछ जो वन भूमि पर अवैध कब्जे हैं, अवैध जो एक बड़ा पीछे से षड्यंत्र लैंड जिहाद के रूप में, मजार के रूप में जो आ रहा है, उस पर भी जो हम लोगों ने तय किया है कि इन सबको प्रशासन विधि पूर्वक सबको हटाएगा, तो उस पर भी चर्चा होनी है। लेकिन सर कहने के प्रशासन हो गया, वन विभाग पहले आंख मूंदे रहे, फिर अवैध अतिक्रमण हो गया, तो जिम्मेदार कौन है? प्रशासन नहीं, वन विभाग जिम्मेदार भी देखिए जो पहले हुआ है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, लेकिन जो पहले हुआ है, जो भी जिसने भी गलत किया, आप कोई गलत नहीं होने देंगे। और वे राजधानी देहरादून में हर महीने सोमवार को लगने वाली जन सुनवाई में जिलाधिकारी जिले के लोगों की परेशानियों की शिकायतों के विषय में जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को कार्य निस्तारण के लिए आदेश जारी करती हैं। और इसी दौरान आज जन सुनवाई में जिलाधिकारी ने बताया कि आज
92 शिकायतें सामने आई थी। ज्यादातर शिकायतें शिक्षा, समाज कल्याण के साथ साथ बिजली, पानी और सड़क से संबंधित ये समस्याएं थी। वहीं छुटपुट शिकायतें जमीनी कब्जे को लेकर आई हैं और इसके लिए बाकायदा सभी शिकायतों को संबंधित अधिकारियों के निस्तारण करने के लिए पारित भी कर दिया गया है। करीबन 92 प्लस हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं और इसमें लैंड से रिलेटेड, समाज कल्याण से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याएं लोगों द्वारा बताई गई हैं और हमने कोशिश की है कि कंसर्न विभाग को इसको दे दिया जाए और वो तत्काल इस पर कार्रवाई करें। और वहीं देश में बढ़ते कोरोना वायरस संकट को देखते हुए आज उप जिला अस्पताल मसूरी में सभी तैयारियों का जायजा ये लिया गया और मॉक ड्रिल कर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त भी की गई हैं। इस दौरान बीजेपी मसूरी के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने मरीजों को दवाएं और उचित मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन से लेकर सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं। आज सुबह 10 बजे हम लोगों ने मॉक ड्रिल शुरू कर दी थी और पेटवाल जी, खंडूरी जी और आप लोग सब पत्रकार, आप सब लोग आए और हम लोगों ने राउंड किया है और राउंड में सब चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त करके हम लोगों ने कार्य शुरू कर दिया है और ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास पूरी है। 500 LPM का हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट है, बिल्कुल फंक्शनिंग है और हमारे पास 51 बेड हैं ऑक्सीजन के, जिसमें सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन है और वो बिल्कुल चालू है, उस बिल्कुल दुरुस्त व्यवस्था में कार्य कर रही है। देखिए, कोविड की आशंका को देखते हुए यहाँ पर जो CMS डॉक्टर यतेंद्र जी हैं, उनको यहाँ पर जो है इन्होंने आज जो तैयारियाँ हैं हॉस्पिटल की, उस बारे में जो है उन्होंने बताया है कि जो चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे CT स्कैन की बात हो, चाहे एक्सरेज की बात हो, सभी तरह से जो है हॉस्पिटल तैयार है और जो मिनिमम लेवल है ऑक्सीजन का उससे ऊपर उनके पास जो है ऑक्सीजन अवेलेबल है। और यही नहीं, उनके पास जो यहाँ पे सिलेंडर्स हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं और बाकी खालियाँ उनको भी तैयार कर दिया जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि जो तैयारियाँ हैं इस हॉस्पिटल की, हो सकता है कि कैसी कोई ज़रूरत ना पड़े, लेकिन यदि कहीं ज़रूरत पड़ी तो मसूरी का हॉस्पिटल पूर्व की तरह जो है कोरोना के लिए तैयार है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ CMS साहब को कि जो भी तैयारियाँ आपने की हैं वो पूर्णतः जो है 100% सही हैं। और यही नहीं, जो डॉक्टर्स हैं, जहाँ पर 28 डॉक्टर होने चाहिए वहाँ पर आज की डेट में मसूरी में 20 डॉक्टर्स कार्यरत हैं और थोड़ी बहुत दिक्कत पैरामेडिकल स्टाफ की है। उन्होंने माननीय मंत्री से निवेदन किया है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ की जो कमी है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत ही निश्चित जो है वो DG मैडम और सेक्रेटरी स्वास्थ्य से बात करके यहाँ पे जो पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाएगा। और उत्तराखंड में वनों में आग लगने की घटनाएं गर्मी के सीजन के साथ ही शुरू होने लगती हैं और पिछले 24 घंटे के अंदर ऐसी 13 घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। साथ ही फरवरी से लेकर अब तक 119 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें 6 लाख से ज्यादा नुकसान के आकलन वन विभाग की तरफ से किया गया है। फायर सीजन के नोडल ऑफिसर निशांत वर्मा की माने तो 400 से ज्यादा वन समितियां ग्रामीण स्तर पर बना दी गई हैं और ग्रामीणों के सहयोग से विभाग को जल्द ही आग की घटनाओं का पता भी ये मिल पा रहा है। इसमें फायर सीज़न हमारा आपने जैसे कहा गतिमान है, बल्कि इस बार तो हम लोग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमें 1 नवंबर से ही अलर्ट्स प्राप्त हो रहे थे FSI से, तो उन अलर्ट से ही हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया था, ग्राउंड वेरिफिकेशन करना कि कहाँ पे अगर आग है कहीं, उसका फिर सत्यापन करके उसको नियंत्रित करके उसका फीडबैक भेजने का। तो हमारे पूरे प्रभाग में करीब जो है 1429, पूरे उत्तराखंड में जो हमारे 41 वन प्रभाग हैं उसमें 1429 क्रू स्टेशन हैं जो हमारे जो है स्थापित कर दिए गए हैं। वहाँ पे टीम की तैनाती भी कर दी है क्रू मेंबर्स की। और हमारा ये है स्ट्रेटजी कि जैसे ही हमें कोई अलर्ट मिल रहा है, या तो सैटेलाइट के माध्यम से या फिर हमें ग्राउंड में भी अगर कहीं से सूचना मिल रही है किसी गांव के व्यक्ति द्वारा भी, तो वैसे ही उस पर तत्काल हम लोग जो है आग पता करके और संबंधित क्षेत्र में जाके वो टीम द्वारा जो है आग नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर यह प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन होटल्स की बुकिंग अभी तक 3% ही हो पाई है, जिससे होटल व्यापारियों में बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथ ही उनका कहना है कि उत्तराखंड सरकार की इससे बड़े होटल मालिक आहत हैं और साथ ही छोटे होटल व्यवसायी भी इससे परेशान हैं।
रामनगर में 2 दिन से लापता नाबालिग छात्र की बरामदगी को लेकर पूर्व सैनिक और कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कोतवाली का घेराव किया है, जहां पर उन्होंने कोतवाल से लापता छात्र को सकुशल बरामद करने की मांग की है। और मामले के बारे में आपको बता दें कि लापता नाबालिग छात्र 8 अप्रैल को घर से बिना बताए अचानक से लापता हो गया। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया है कि उन्होंने सभी एक्सपर्ट्स को बुला लिया गया है और पुलिस हर संभव कोशिश में लगी हुई है। मेरा बेटा मयंक मावड़ी 8 तारीख शाम को 5 बजे गायब हुआ है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से काफ़ी सहयोग मिला हुआ है। मेरे पुराने एक्समैन साथियों का भी सारा सहयोग मुझे मिला हुआ है और भविष्य में उम्मीद करता हूं कि अपनों से और प्रशासन से इसी प्रकार मुझे सहयोग की उम्मीद है। और आप लोग भी इस बात को काफ़ी शेयर करिए, जिससे कि मेरा बेटा एक परिवार की उम्मीद वापस लौट पाए। देखिए, परिजनों का परेशान होना स्वाभाविक है। किसी के भी जिगर का टुकड़ा इस तरह अचानक खो जाएगा तो उनकी परेशानी निश्चित रूप से स्वाभाविक है और जो लोग आए हैं उनकी भी चिंता स्वाभाविक है। सब लोग चिंतित हैं उस बच्चे के लिए। कल शाम मुझे भी पता चला था, हमारी एक बहन है वहाँ सत्यश्री रावत जोशी के घर के पास सामने रहती हैं, उन्होंने बताया था, तो मैंने पुलिस से कल शाम भी बात की थी। सुबह भी यहाँ इंस्पेक्टर रामनगर पुलिस से बात की, तो इन लोगों ने जो बताया अभी तक कि हमने सारे CCTV चेक किए हैं, फ़ोन वो बच्चा ले नहीं गया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम में कुछ क्लू जो हैं संदिग्ध जैसा लोग बता रहे हैं यहाँ, तो उसके अनुसार वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। नाबालिग बच्चे की गुमशुदगी हमारे द्वारा थाने में रजिस्टर की गई है, उसके परिजनों द्वारा सूचना दी गई थी, उस आधार पर हमारे द्वारा जाँच की जा रही है। इस संबंध में हमारे द्वारा 5 टीम गठित कर दिए थाना स्तर पर, बाहर से एक्सपर्ट टीम को भी हमारे द्वारा बुलाया गया है। जो भी इस संबंध में आवश्यक जानकारी का हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।